नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम आपके जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूरी डिटेल के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहां पर कवर करते हैं। ये हमारी टॉप जीके एमसीक्यू की 149वीं क्लास को हम यहां पर कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उन सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। और इस सीरीज के जो शुरुआती 1500 क्वेश्चंस हैं, उनकी 3 मास्टर वीडियोस 500 प्रश्नों की वो भी बनी हुई है। आप उनको भी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं अगर आप एक साथ इन्हें रिवाइज करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है? तो यहां पर आपको 3 प्रमुख समझौते या प्रोटोकॉल संधि दी गई है। इनमें से कौन सा है जो ओजोन परत के संरक्षण से है? देखिए, पहले इनके वर्ष को देख लेते हैं, कौन कब आया था। वियना संधि की बात करें, वियना संधि 1985 में होती है और 1988 से इसे लागू किया जाता है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, इसे 1987 में किया गया था और 1989 से इसको लागू किया गया। किगाली समझौता की बात करें, किगाली समझौता 2016 में हुआ था और 2019 में इसे लागू किया गया। और इन तीनों समझौतों का जो संबंध है वो ओजोन परत संरक्षण से है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो किगाली समझौता है इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही एक संशोधन माना जाता है। तो आपने सिर्फ इतना याद करना है, इन तीनों को कब कब लाया गया और कब कब ये लागू हुए, और तीनों का संबंध ओजोन के संरक्षण से है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न कथन और कारण में सही उत्तर चुने। तो कथन दिया है, कारण दिया है, चलिए देखते हैं कौन सा सही है। कथन है, संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। तो पहला आपका जो कथन है वो गलत हो जाएगा। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। वैसे संसद के प्रति होती है, लेकिन संसद में भी पर्टिकुलरली किस सदन के प्रति होती है? लोकसभा के प्रति। व्यक्तिगत तौर पर जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन सामूहिक तौर पर किसके प्रति हैं? संसद के प्रति। और संसद में भी किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। ठीक है, तो कथन आपका गलत है। कारण देखते हैं, अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुपालन के क्रम में संसद के द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है। तो कारण आपका सही दिया है, कथन गलत है, कारण सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। कथन गलत है, कारण सही है। देखिए, जो कारण है यहां पर आर्टिकल 253 है। आर्टिकल 253 केंद्र को यानी संसद को यह अधिकार देता है कि अगर संसद किसी इंटरनेशनल संधि को लागू करना है और उसके लिए कोई कानून बनाना है और जिस विषय पर कानून बनाना है वो विषय राज्य सूची में शामिल है, तो संसद को अधिकार देता है 253 कि वो कानून बना सकती है। इमरजेंसी के दौरान भी संसद को अधिकार है कानून बनाने का। वो कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 250। 2 राज्यों या 2 से ज्यादा राज्यों की सहमति अगर हो तो भी अधिकार मिल जाता है केंद्र को कानून बनाने का। वो कहता है आर्टिकल 252। और 253 अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लागू करवाने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंग अनुपात आपको पूछा है, लिंग अनुपात नहीं पूछा है। भारत का लिंग अनुपात 2011 में कितना था? 943 था। लेकिन आपसे शिशु लिंग अनुपात पूछा गया है। शिशु लिंग अनुपात कितना था भारत का 2011 की जनगणना में? 919। और सबसे ज्यादा शिशु लिंग अनुपात किस राज्य में था? सबसे ज्यादा था अरुणाचल प्रदेश में 972। अरुणाचल प्रदेश के बाद मिजोरम का नंबर आता है 970। मेघालय में भी 970 है। पंजाब की बात करें, पंजाब में आपके 846 था और उत्तर प्रदेश का 902 था। तो सबसे ज्यादा पूछा है, सबसे ज्यादा वाला कौन है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य,
तो सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन है? शिशु लिंग अनुपात हो चाहे नॉर्मल लिंग अनुपात हो, दोनों में हरियाणा टॉप पर है। ठीक है, भारत का लिंग अनुपात कितना था? अभी हमने देखा 943। अगर पूछे ग्रामीण लिंग अनुपात कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ग्रामीण लिंग अनुपात 929 था। और अगर शहरी लिंग अनुपात पूछेगा तो ये 949 था। ये कुछ नंबर्स हैं जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष प्रावधानों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो देखिए, किस भाग में राज्यों के लिए अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान किए गए हैं? कौन सा भाग है? यह है आपका भाग 21। भाग 21 जो हमारे संविधान का है, उसमें राज्यों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं और इसके अंतर्गत 2 आर्टिकल आते हैं। एक आर्टिकल 370 आता है और एक आर्टिकल 371। 370 के तहत पहले जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था और उसके लिए विशेष उपबंध किए गए थे। हालांकि अब इसे समाप्त कर दिया जा चुका है। 371 में जो अलग अलग राज्य हैं, खासकर नॉर्थ ईस्ट के इलाके, नॉर्थ ईस्ट के राज्य, उनको यहां पर विशेष उपबंध उनके लिए किया गया है। 371 काफी लंबा आर्टिकल है। 371 के अंदर 371 ए में किसके लिए बात कही गई है? नागालैंड के लिए। 371 बी में असम के लिए, सी में मणिपुर के लिए। इस प्रकार आपको पूरी टेबल पता होनी चाहिए। जो हमारी संविधान की डिटेल सीरीज थी उसमें हमने इस पूरे आर्टिकल को 371 को पूरी डिटेल के साथ कवर किया है। भाग किस में आता है? ये 370 और 371 दोनों भाग 21 के पार्ट हैं। ऑप्शन डी। न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य क्या है? तो देखिए, न्यायिक समीक्षा, इससे क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों के कार्य की वैधता की जांच से संबंधित है। यानी जो कार्यपालिका है, यानी जो हमारी केंद्रीय मंत्रिमंडल है, सरकार है, उसी को कार्यपालिका बोला जाता है। वो जो काम कर रहा है या जो उसने फैसले लिए हैं वो कानूनन सही है या नहीं है, वैध है या नहीं है, संवैधानिक है या नहीं है, इनकी जांच करता है। और व्यवस्थापिका यानी विधायिका के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं वो संवैधानिक है या नहीं, उनकी जांच भी करता है। न्यायिक समीक्षा में ये दोनों काम आते हैं। तो न्यायिक समीक्षा में दोनों की वैधता की जांच होती है। नेक्स्ट है कुषाण वंश के संदर्भ में निम्न में से सही कथन कौन सा है? तो कुषाण वंश की बात करें, पहला पॉइंट आपको दिया है कुषाण शासक देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। तो पहला वाला बिंदु आपका सही है। कई बार यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि किस वंश के राजा खुद को देवपुत्र कहलाते थे, तो वो थे आपके कुषाण शासक। दूसरा, कुषाणों ने शासन की छत्र प्रणाली चलाई थी। ये वाला पॉइंट भी आपका सही है। छत्र प्रणाली यानी कि मुख्य राजा एक बड़े क्षेत्र पे शासन करेगा और छोटे छोटे राज्यों में अपने छत्रपों को, सामंतों को नियुक्त कर देगा। भारत में इसकी शुरुआत शक शासकों के द्वारा करी गई थी। कुषाणों ने भी इसी पद्धति को अपनाया था। ठीक है। प्रमुख कुषाण शासक कनिष्क ने बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा को संरक्षण दिया था। तीसरा वाला कथन आपका गलत हो जाएगा। देखिए, जो कुषाण शासक था कनिष्क, कुषाण वंश का सबसे प्रमुख, सबसे प्रसिद्ध, सबसे शक्तिशाली शासक इसे माना जाता है और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अब आपसे क्वेश्चन बनता है कौन सी वाली शाखा का यह अनुयायी था? तो देखिए, कनिष्क जो था यह हीनयान शाखा का नहीं, महायान शाखा का अनुयायी था। यानी इसने महायान शाखा को संरक्षण दिया था। तो तीसरा वाला गलत है, पहला और दूसरा ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी की परत मेंटल का विस्तार है। तो देखिए, पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं, 3 कैटेगरी में इनको बांटा गया है, 3 वर्गों में इनको बांटा गया है। सबसे ऊपर आपकी क्रस्ट आती है, क्रस्ट के बाद आपका मेंटल है और सबसे जो आंतरिक परत है, पृथ्वी का केंद्र जिसको कहते हैं, उसे कोर कहा गया है। तो आपसे मेंटल का विस्तार पूछा है कि मेंटल कितने क्षेत्र में फैली हुई है। देखिए, ये जो अलग अलग परतें हैं पृथ्वी के अंदर की, इनके बीच में कुछ असंबद्धताएं पाई जाती हैं। इनके अलग अलग नाम हैं और इनको भी आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि मोह असंबद्धता किस किस के बीच पाई जाती है, लेहमन असंबद्धता किस किस के बीच पाई जाती है। तो देखिए, जो हमारी क्रस्ट है और जो मेंटल है, इन दोनों के बीच में जो पाई जाती है उसे कहा जाता है मोह असंबद्धता। और मोह असंबद्धता से लेकर के 2900 किलोमीटर के विस्तार तक आपका
मेंटल का विस्तार है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मेंटल और कोर के बीच में कौन सी असंबद्धता पाई जाती है? मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है। इनको यहां पर नोट करते हुए जरूर चले। सबसे ऊपर आपकी कौन है? क्रस्ट है, उसके बाद आपका मेंटल और फिर आपकी कोर। तो इन दोनों के बीच में, क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सी वाली है? मोह असंबद्धता। और मेंटल और कोर के बीच में कौन सी वाली है? आप कहेंगे गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है। क्रस्ट को भी दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में कौन सी असंबद्धता पाई जाती है? कॉनराइड असंबद्धता। ठीक है। इसी प्रकार जो मेंटल है इसको भी दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल के बीच में कौन सी असंबद्धता है? दोनों मेंटल के बीच में रेपेटी असंबद्धता पाई जाती है। और इसी प्रकार कोर को भी दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक कोर और बाहरी कोर, और इन दोनों के बीच में पाई जाती है लेहमन असंबद्धता। तो पहले जो प्रमुख परतें हैं इनके बीच का याद कर लीजिए, मोह और गुटेनबर्ग। और फिर क्रस्टों के बीच में कौन सी आती है? दोनों क्रस्टों के बीच में कॉनराइड है, दोनों मेंटल के बीच में रेपेटी है, और दोनों कोर के बीच में आपकी लेहमन आती है। ऐसे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन से कोर उद्योग के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो देखिए, कोर उद्योग होते क्या हैं और कितने होते हैं, ताकि आप इनको याद कर पाएं, जिससे आप बता पाएं कि कौन से इसमें शामिल हैं और कौन इसमें शामिल नहीं हैं। देखिए, कोर उद्योग, जिन्हें प्राथमिक उद्योग भी कहा जाता है, ये ऐसे उद्योग होते हैं जो लगभग पूरे जो जितने दूसरे उद्योग होते हैं सबको प्रभावित करते हैं। कोर उद्योगों की संख्या केवल 8 है। और इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, उन 8 के नाम याद कर लेते हैं। इसमें आपका कोयला उद्योग है, इसमें आपका सीमेंट उद्योग है, प्राकृतिक गैस इसमें शामिल है, इसमें बिजली शामिल है। 4 आपके ये हैं। इसके अलावा जो उर्वरक उद्योग है इसमें शामिल है, जो रिफाइनरीज होती हैं वो इसमें शामिल है, जो कच्चा तेल होता है वो इसमें शामिल है, और स्टील का उद्योग। ये 4 और ये 4 इसमें शामिल हैं। यही 8 आपके कोर उद्योग कहलाते हैं। इसमें कौन कौन शामिल नहीं है? वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और रेलवे। 1, 4, 7 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने गाजी की उपाधि धारण करी थी, यह था आपका गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक की बात करें, तुगलक वंश का संस्थापक था। गाजी मलिक इसका मूल नाम था, वास्तविक नाम इसका गाजी मलिक ही था। इसने मंगोलों को पराजित किया और मंगोलों को हराने के बाद इसने इस उपाधि मलिक उल गाजी को धारण किया था, और इसे धारण करने वाला ये पहला दिल्ली का सुल्तान था। इसको लेकर के कुछ और क्वेश्चन आपके बनते हैं, उनको आपने नोट करना है। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। सबसे ज्यादा नहरें भले ही फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई हैं, लेकिन शुरुआत किसने करी थी? इसके द्वारा करी गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में अमीरों का दमन किया गया था, उनकी भूमि को छीना गया था। क्वेश्चन आता है, अमीरों को उनकी भूमि वापस किसने लौटाई थी? इसी ने लौटाई थी। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु होती है, लकड़ी का जो एक महल बनाया था इसके लिए, उसके गिरने से इसकी मृत्यु होती है। प्रश्न पूछा जाता है कहां से लौट रहा था, कौन सी विजय करके लौट रहा था? तो यह आपका बंगाल विजय करके लौट रहा था। तुगलकाबाद के नजदीक इसके लिए एक लकड़ी का महल बनवाया गया था जो कि गिर गया और उसी में इसकी मृत्यु होती है। इसको आपने याद करना है। तुगलक वंश के बारे में, पूरी दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल क्लासेस को कवर किया था। बहमनी राज्य के किस शासक ने अपने प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित किया था? तो बहमनी साम्राज्य का वो कौन सा शासक है जिसने अपने प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को शामिल किया? ताजुद्दीन फिरोज। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ताजुद्दीन फिरोज की बात करें, 1397 से लेकर 1422 तक यह बहमनी साम्राज्य पर शासन करता है। बहमनी वंश का सबसे ज्यादा विद्वान शासक इसी को माना जाता है, ताजुद्दीन फिरोज। इसको लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने कई सारे नगरों की स्थापना करी थी अपने नाम पर। एक नगर है फिरोजाबाद। हर बार आपको इसमें कंफ्यूजन करता और कहता है इनमें से कौन सा नगर है जो फिरोज शाह तुगलक ने नहीं बसाया? वो है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद को ताजुद्दीन फिरोज ने बसाया था। ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा, निम्न मध्यकालीन मुद्राओं एवं धातु के युग्म में से कौन सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ मध्यकालीन मुद्रा के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ ये किस धातु की बनी होती थी। जो मोहर होती थी मध्यकाल में, सोने का सिक्का था, सही है। रुपया चांदी का सिक्का होता था, सही है। जीतल तांबे का सिक्का होता था, ये भी सही है। इलाही चांदी का सिक्का नहीं होता था, इलाही आपका सोने का सिक्का होता था। ठीक है। निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। अब फिर से आपको 4 युग्म यहां पर दिए गए हैं, चलिए देखते हैं कौन सा वाला सही नहीं है। वेवेल योजना 1945 में आई थी, ये आपका सही है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, ये भी सही है। कैबिनेट मिशन 1946 में आया, ये भी सही है। अंतरिम सरकार का गठन 1947 में हुआ था, ये गलत हो जाएगा। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 में होता है। ठीक है। अंतरिम सरकार के गठन की जो घोषणा करी जाती है वो 24 अगस्त 1946 को होती है और 2 सितंबर को इसका गठन हो जाता है 1946 में, न कि 47 में। ठीक है। नेक्स्ट है, कर्जन के काल में गठित फ्रेजर कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो फ्रेजर कमीशन या फ्रेजर आयोग जिसको हम पढ़ते हैं, कई बार इसको लेकर सवाल पूछा गया है। कर्जन के काल में कई सारे आयोग बने थे। सिंचाई आयोग बना, रेलवे आयोग बना, पुलिस आयोग बना, विश्वविद्यालय आयोग बना। इनके अध्यक्षों के नाम पूछे जाते हैं, जैसे फ्रेजर आयोग किससे संबंधित है। तो फ्रेजर आयोग आपके पुलिस विभाग से संबंधित है, यानी पुलिस विभाग में सुधार से संबंधित है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जो विश्वविद्यालय आयोग था उसका अध्यक्ष टॉमस रेले को बनाया गया और इसीलिए इसको रेले आयोग कहा जाता है। तो जैसे फ्रेजर आयोग पुलिस विभाग से संबंधित है, इसी प्रकार रेले आयोग आपका विश्वविद्यालय आयोग से संबंधित है। इसी प्रकार रेलवे आयोग भी बनाया गया था, उसका अध्यक्ष टॉमस रॉबर्टसन था। ठीक है। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा ने भारत की दूसरी यात्रा कब करी थी। देखिए, वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली है जो समुद्र मार्ग से भारत आया था। केवल पुर्तगाली भी नहीं, पहला यूरोपियन यात्री है जो समुद्र मार्ग से भारत आया। भारत की खोज या भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज किसने करी थी, इसी वास्को डी गामा ने करी थी। और ये कहां का निवासी था, ये पुर्तगाल का निवासी था। भारत ये पहली बार आया था 1498 में। एक तो आपको यह वर्ष याद होना चाहिए। वास्को डी गामा टोटल 3 बार भारत की यात्रा करता है। पहली बार 1498 में आता है, इसके बाद इसने भारत की दूसरी यात्रा 1502 में करी जब ये दूसरी बार भारत आया, और इसके बाद 1524 के आसपास ये गवर्नर बनकर, वॉइसरॉय बनकर भारत आता है। तो ये दूसरी बार पूछा है, 1502 इसका आंसर होगा। निम्न नदी और उनके किनारे स्थित शहर में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उनके किनारे बसे प्रसिद्ध शहर है। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद है, यह आपका सही है। जो गुजरात का प्रसिद्ध शहर है सूरत, यह ताप्ती नदी के तट पर है, यह भी सही है। जो आपका तमिलनाडु का प्रसिद्ध स्थल है मदुरई, यह कृष्णा नदी के तट पर है, यह गलत हो जाएगा। मदुरई को लेकर के 2 क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। एक आपका पूछा जाता है प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो आप कहते हैं मदुरई तमिलनाडु में है, और दूसरा मदुरई किस नदी के तट पर है, तो मदुरई आपके वैगई नदी के तट पर स्थित है, न कि कृष्णा नदी के तट पर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किसके द्वारा इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति का गठन किया गया था। देखिए, भारतीय सुधार समिति, इसका जो गठन होता है वो 1887 में हुआ था। लंदन के अंदर इसका गठन किया गया था, और इसका गठन किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, इनको भारत का ग्लैडस्टोन भी कहा जाता है। ठीक है। इन्हीं के द्वारा 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना करी गई, जिसे बॉम्बे का पहला राजनीतिक संस्था माना जाता है। इन्हीं के द्वारा 1866 में इंग्लैंड के अंदर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी गई। कब करी थी, 1866 में। 1887 में ये भारतीय सुधार समिति का गठन करते हैं, और ठीक 5 साल के बाद 1892 के अंदर लिबरल पार्टी के टिकट पर ये ब्रिटिश संसद के लिए चुन लिए जाते हैं।
ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ष हैं, इनको लेकर आपने याद करना है, ठीक है। इनकी एक फेमस किताब है, किताब का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसकी किताब है? दादा भाई नौरोजी। 3 बार ये कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। एक पहली बार 1886 में कोलकाता, दूसरी बार 1893 में लाहौर और तीसरी बार 1906 कलकत्ता, ठीक है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक इकाइयों के सबसे छोटे से सबसे बड़े तक का सही क्रम क्या होगा? तो ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक इकाइयां छोटे से बड़े की ओर लगाना है। तो सबसे छोटी इकाई होती थी कुल। कुल कई सारे कुलों से मिलकर बनता था ग्राम, कई सारे गांवों से मिलकर बनता था विश्व और कई सारे विश्वों से मिलकर बनता था जन। और यही जन धीरे धीरे बड़े होते गए, इनको जनपद कहा जाने लगा और फिर जब और बड़े हुए तो महाजनपद ये कहलाने लगे। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही उत्तर है। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित पर विचार करें और सही कूट का चयन करें। तो वरीयता क्रम को लेकर के कुछ ही दिन पहले हमने संविधान की डिटेल क्लास को देखा था। देखिए, नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है, जो नीति आयोग का अध्यक्ष है वो तो प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री वरीयता क्रम में नंबर 3 पर आता है, ये तो आप सभी जानते हैं। इसने पूछा है नीति आयोग का उपाध्यक्ष। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है और कैबिनेट मंत्री आपके 7वें वरीयता क्रम पर आता है। तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष किस में आ जाएगा? 7वें नंबर पे। इसी नंबर पे इसी के समान होते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, संसद में विपक्ष के नेता, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा के हो, वो सब इसी 7 नंबर में आते हैं। फिर है दूसरा भारत का राष्ट्रपति, वो भी भूतपूर्व। राष्ट्रपति तो नंबर 1 पर आता है, लेकिन भूतपूर्व राष्ट्रपति का जो क्रम है वो नंबर 5 है, ठीक है। फिर है भारत का मुख्य न्यायाधीश, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ये आते हैं नंबर 6 पर। इनके साथ कौन होते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। राज्यसभा के अध्यक्ष किसमें है? राज्यसभा के अध्यक्ष नंबर 2 पे आते हैं, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति। उनके जो समकालीन है, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो नंबर 6 पे आता है CJI के साथ, ठीक है। राज्यसभा के उपसभापति, तो राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, ये सब आपके 10वें नंबर पे आते हैं। योजना आयोग या नीति आयोग के जो सदस्य हैं वो भी इसी नंबर पे आते हैं, 10वें नंबर पे। तो अब आपका क्रम यहां पर हो गया, नीति आयोग का अध्यक्ष उपाध्यक्ष 7वें नंबर पे, भूतपूर्व राष्ट्रपति 5वें पे, भारत का मुख्य न्यायाधीश 6ठे पे और राज्यसभा का उपसभापति 10वें पे। अब आप आसानी से लगा सकते हैं कि पहले 2 आएगा, 2 के बाद आपका 3 है, फिर 1 है और फिर 4 है। 2, 3, 1, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो देखिए, राजभाषा आयोग इसे बनाया गया था 1955 में और इसकी अध्यक्षता बाल गंगाधर खेर के द्वारा यानी BG खेर के द्वारा करी गई थी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1956 में सबमिट करी थी और इसी रिपोर्ट के आधार पर इन्हीं की सिफारिशों पर राजभाषा अधिनियम आया 1963 में। तो राजभाषा आयोग पूछेगा 55 और राजभाषा अधिनियम पूछेगा तो 63, ठीक है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछा है, सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां का है राज्यों में? वो आपका बिहार है। और अगर केंद्र शासित राज्यों में पूछेगा तो दिल्ली, और अगर ओवरऑल में पूछेगा तो दिल्ली ही है जिसका सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सिक्किम है, जहां की जनसंख्या सबसे कम है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां है? केरल। सबसे ज्यादा साक्षरता कहां है? केरल। इसी प्रकार सबसे कम लिंग अनुपात कहां है? हरियाणा। और सबसे कम साक्षरता कहां है? बिहार। ये कुछ आंकड़े हैं 2011 की जनगणना के। 2011 की जनगणना के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना है जिसमें हमने सभी तथ्यों को, सभी जो आपके नंबर्स थे, सभी जो डेटा थे उनको डिटेल में शॉर्ट तरीके से, आसान तरीके से कवर किया है। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।